हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं युवा साथियों का अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। और युववाणी के क्रम इनसे मिलिए में मैं यानी आपका अपना रेडियो फ्रेंड कार्तिक कापसे। तो दोस्तों, आज के क्रम इनसे मिलिए में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे युवा जिन्होंने अपने संघर्ष, अनुशासन और आत्मविश्वास से ये साबित कर दिया है कि अगर चाह हो तो रास्ता खुद ब खुद बन जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बैतुल के योगेश वट्टी जी की, जिनका चयन हाल ही में एमपीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में हुआ है। योगेश जी राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुके हैं और अब एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में समाज की सेवाओं के लिए तैयार हैं। योगेश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम युववाणी में। कार्तिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, मैं अपने विचार साझा कर सकूं यहाँ पर। जी, इसी के साथ हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, चयन के बाद वो पल कैसा था, कैसा महसूस हुआ जब सफलता की आपको खबर मिली? जी कार्तिक जी, मुझे जो 12 तारीख को जब रिज़ल्ट आया था, मुझे मेरे दोस्त ने खबर दी थी कि राज्य सेवा परीक्षा 2024 का रिज़ल्ट आ गया है। जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा तो मेरा नाम चयन सूची में था, तो मैं पूरा घबरा गया था, पूरा हाथ पैर कँपकँपाने लगे थे। और फिर मुझे दोस्तों ने बधाइयाँ दी। फिर उसके पश्चात मैं सबसे पहले अपने पापा जी को कॉल करके बताया, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और पूरे घर में एक खुशी की लहर दौड़ उठी है। पूरा घर उत्साह है में अभी अभी व्यक्त भी है। हाँ, बधाई है उसे बधाई है। और ग्रीटिंग्स है, मैसेजेस जी, सारे सब बहुत ही खूबसूरत एहसास रहा होगा योगेश जी। जी, आपकी यात्रा एक खिलाड़ी से प्रशासनिक अधिकारी तक की रही है, जी। तो ये बदलाव कैसे रहा? जी, कार्तिक जी, प्रशासनिक क्षेत्र में आने का एक बड़ा बदलाव, मैं बैतूल में फुटबॉल क्लब का प्रतिनिधित्व करता था। 2017-18 में मेरा संतोष ट्रॉफी के कैंप में चयन हुआ था, जहाँ मैंने अपना पूर्ण समर्पण दिया और प्रयास किया, परंतु अंतिम चयन नहीं हुआ। उसके पश्चात मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे स्पोर्ट्स से निकल के अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि मेरे पापा खुद वर्तमान में पुलिस विभाग में कार्यरत थे, तो मेरा बचपन से ही घर पे निष्ठा, अनुशासन और सेवा भाव देखने को मिला, तो मुझे वहीं से मेरी पृष्ठभूमि बनी कि मुझे सिविल सेवा में जाना चाहिए और मैंने सिविल सेवा में जाने का निर्णय लिया। अच्छा, मतलब जैसे अभी आपने बताया कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि एक पुलिस विभाग से जुड़ी हुई है और यहीं से आपको प्रेरणा मिली कि आपको एक अच्छे अभ्यर्थी के रूप में आप प्रशासनिक सेवा में जाकर आप समाज के लिए अच्छे कार्य कर सकते हैं। जी, बहुत ही प्रेरक बात कही आपने। अब अगर रुक करते हैं आपके स्कूल के दिनों की बात की जी, तरफ। जी। पढ़ाई और खेल दोनों को साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है। आपने ये चीज़ कैसे डील करी? जी कार्तिक जी, जैसे मैंने बताया कि मेरे पापा पुलिस विभाग में कार्यरत थे, तो मैं पुलिस लाइन में निवास करता था और सरकारी स्कूल में पढ़ा मैंने, तो घर के पास ही ग्राउंड था। समय के साथ साथ पढ़ाई और खेल दोनों चलते रहा और अनुशासन के माध्यम से मुझे पढ़ाई और खेल में दोनों में संतुलन बनाना सीख गया मैं, और धीरे धीरे कॉलेज तक मैं खेलते रहा। जब मैंने सिविल सेवा में जाने का सोचा तो मैंने स्पोर्ट्स को पूरी तरीके से छोड़ दिया था और मैं कभी जब भी मतलब टाइम अपने बैतूल आता था तो अपने दोस्त यारों के साथ थोड़ी देर खेल लिया करता था, मतलब फिजिकली फिजिकल फिटनेस। फिटनेस के लिए। हाँ, बहुत खूब योगेश जी, यही जज्बा हर एक अभ्यर्थी में होना चाहिए कि खेल के साथ साथ पढ़ाई का संतुलन बनाते हुए अपने कैरियर की ओर आगे बढ़ना। जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आप एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और जी, राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। तो आपने उस दौर में कोई आपके दिल में बसा हुआ कोई इंसिडेंट जो आप हमारे माध्यम से साझा करना चाहते हैं तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी कार्तिक जी, जब मैं फ़ुटबॉल खेलता था वह मेरा दौर मेरे हिसाब से एक स्वर्णिम दौर था, क्योंकि मुझे फ़ुटबॉल खेलने में बहुत आनंद उत्साह प्राप्त होता था। मैं लगभग 6वीं या 5वीं क्लास से खेलना प्रारंभ कर दिया था। मुझे आज भी याद है, मैं 2009 में पहली बार मध्य प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व किया था। तो मैं झारखंड गया था, वहाँ मैं विभिन्न राज्य के खिलाड़ियों से मिला, उनसे कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली और मुझे एक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। साथ ही मैं जब वापस आया तो मुझे घर में बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस हो रहा था, सबने सम्मान किया। उसके पश्चात मैं मध्य प्रदेश की टीम से 2013 में अंडर 16 खेलने गया था, जहाँ हम मध्य प्रदेश की टीम ने काफ़ी साल बाद ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाई की थी। तो वो मेरे लिए एक भावनात्मक और यादगार पल है। और साथ ही कार्तिक जी, स्पोर्ट्स एक ऐसा है जिसने मुझे ज़िले में सम्मान के साथ साथ अपनापन और प्रतिष्ठा प्रदान किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स मेरे लिए बहुत यादगार पल है। वाकई योगेश जी, मतलब आपने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी से आगे बढ़कर एक राज्य की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए और पूरे नेशनल फ्रंट पे आपने टीम को लेकर के गए। बहुत खूब सर। आप स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो आप फुटबॉल में किस पोजीशन पे खेलना पसंद करते थे? जी, मैं फ़ुटबॉल में तो मिडफ़ील्डर खेलता था अपनी टीम के लिए। और जब मैं बीयू की टीम में गया था
तो मुझे वहाँ से लेफ्ट विंग खिलाया गया था। अच्छा अच्छा, मतलब स्विच कर दी गई आपकी जी। पोजीशन, तो वहाँ पे आपने संतुलन बनाए रखा। जी, संतुलन बना रखा। और हम एक और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जो फुटबॉल के मैदान पे जी, जो रणनीति, आप एक जी, जी। मिड पोजीशन आप खेल रहे थे, और वो चीज़ आपको आपकी प्रिपरेशन जर्नी में कहाँ हेल्प करके गई? जी, मैं को मैदान से जब निकला था सिविल सर्विस के की तैयारी में, तो मुझे मैदान से ही अनुशासन और संघर्ष और धैर्य सिखा के गया था। और मैं ये मानता हूँ कि फुटबॉल गेम में जो मिडफील्डर पोजीशन होती है, वो टीम की सबसे मुख्य पोजीशन होती है, रीढ़ की हड्डी कहते हैं उसे। उसे संतुलन बना के तो पूरा टीम बहुत अच्छा खेलती है। तो मेरे को सिविल सेवा में आने के लिए एक धैर्य सबसे बड़ा गुण लगा मुझे। मैंने जब से तैयारी प्रारंभ किया तो 2020 में मेरा प्री निकला था। 20-21 में मेंस क्वालिफाई नहीं किया तो निराशा हुई थी, परंतु उसके पश्चात मैंने 2022 में मेंस आंसर राइटिंग निरंतर किया और मेरा 2022 का साक्षात्कार में हुआ था सिलेक्शन, परंतु वहाँ पे मेरा अंतिम चयन नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करने के पश्चात आंसर राइटिंग और बेहतर किया और 2024 के साक्षात्कार का और अवसर प्राप्त हुआ, और 2024 में मुझे फाइनल सिलेक्शन मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद में प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छी बात है। जैसे भी आपने बताया कि वर्ष 2022 में जी, आपने आपका पहला इंटरव्यू दिया था, फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू में अपीयर हुए थे, जी, और वहाँ आप असफल हुए। जी, और योगेश जी, ऐसा होता है कि जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी है, ये एक साइकिल के रूप में चलती है और जी, निरंतर पूरे साल भर चलती है। जी, तो आपने आपको कैसे संभाला? क्योंकि क्या होता है, व्यक्ति आखिरी पड़ाव पे आकर के वापस जा रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा भावनात्मक क्षण होता है कि वो उस चीज़ से कैसे डील करे। आपने उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे संभाला था? जी कार्तिक जी, मुझे याद है 19 जनवरी 2025 में ही 2022 का रिज़ल्ट आया था। मैं शाम को जब दोस्तों के साथ पार्क में टहल रहा था, तो जब रिज़ल्ट आया था तो चयन सूची में मेरा नाम नहीं था। तो वहाँ पे भी वही हाथ पैर कँपकँपाना, रोना आना। दोस्त लोग साथ थे तो उन्होंने समझाया, फिर मैं वहाँ से निकला। वो मेरा दौर सबसे कठिन अनुभव था मेरे लिए, क्योंकि मैं उस परीक्षा से बाहर हुआ जहाँ वहाँ अगर मेरा नाम होता तो उस टाइम ही मैं कुछ अधिकारी बन जाता। परंतु फिर मैंने अपने आप को समझाया कि असफलता अंत नहीं बल्कि एक सीखने का अवसर होता है, क्योंकि स्पोर्ट में मुझे कई बार असफलता का सामना किया हूँ मैंने। और फिर मैं अपनी कमजोरी का विश्लेषण करने के पश्चात नई रणनीति योजना के माध्यम से 2024 का मेंस लिखा और उसमें अच्छे नंबर आए और मेरा चयन हुआ 2024 में। बहुत ही अच्छी बात। तैयारी के दौरान आपकी दिनचर्या कैसी रहती थी? जी कार्तिक जी, मैं इंदौर में अकेला रह रहा था रूम पे। जब प्रिपरेशन करता था तो सबकी प्रकृति अलग अलग होती, कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है। तो मुझे ज़्यादातर रात में पढ़ना अच्छा लगता था, क्योंकि रात में जो शांति और कॉन्सनट्रेट बनता है व्यक्ति का, वो बहुत अच्छा लगता है। सुबह डिस्टर्ब हो जाता है, तो मैं रात में मिनिमम 3 बजे तक पढ़ता था। फिर वहाँ सोता था तो आराम से 9:30-10 बजे उठता, फिर ब्रेकफास्ट खाने के बाद फिर पढ़ता था। तो 2 शेड्यूल में पढ़ता था, मतलब 12 बजे से फिर 1:30-2 बजे तक, फिर खाना खाने के बाद 2 बजे से शाम के 5 बजे तक पढ़ता था, फिर थोड़ा घूमने के लिए बाहर जाता था। जैसे योगेश जी, आपने आपका बैकग्राउंड बताया, आपकी मदर हाउसवाइफ है, आपके जी, फादर पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? जी, मैं लाइफ में रोल मॉडल तो मैं अपने पिताजी को मानता हूँ, क्योंकि मैं उनको बचपन से देखते आ रहा हूँ। पुलिस विभाग का जो कार्य है 24 घंटे की नौकरी है, और मैं जान रहा हूँ मेरे पापा जी लगभग आज से 20 साल पहले से ही बैतूल डिस्ट्रिक्ट छोड़ चुके हैं। तो उनको देखा हूँ मैं, वो अप डाउन करना, उनकी जॉब देखना, अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना, अनुशासन। तो मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है, इसलिए मैं सिविल सेवा में आया हूँ। बहुत सुंदर विचार योगेश जी। अब जब आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने जा रहे हैं, तो समाज के लिए आपकी क्या प्रायोरिटीज़ होगी, क्या प्राथमिकताएं होगी? जी कार्तिक जी, जब मैं अपना पद ग्रहण करूँगा तो मुझे सबसे पहला मेरी प्राथमिकता यही है कि सर्वजन तक शासन की योजना को पहुँचाना तथा जनमानस की समस्याओं को सुनकर उनकी समस्या का समाधान निकालना, और सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई योजनाओं या चलाई जा रही योजनाओं को विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से जनता को उसके प्रति जागरूक करना और उनकी पहुँच सुनिश्चित करना। आजकल क्या हो रहा है योगेश जी कि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर बहुत सारी बातें ट्रेंड्स पे चलती है कि ऐसे पढ़ाई करना चाहिए, वैसे पढ़ाई करना जी, चाहिए, जी। ये शेड्यूल होना चाहिए, ये बुक्स को फॉलो करना चाहिए। तो आप कितने प्रतिशत सहमत है कि व्यक्ति ने कितने घंटे अगर निरंतर लगातार और डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली अगर पढ़ाई करे, तो वो सिलेक्शन पा सकता है?
जी कार्तिक जी, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं स्पोर्ट से प्रशासनिक सेवा की ओर गया था। तो सबसे पहली बात तो पढ़ना मुझे बहुत एक कठिन लगता था। मैं कभी भी 8 से 9 घंटे कभी एक जगह बैठ के पढ़ नहीं पाता था। वो डेली अभ्यास और रूटीन के माध्यम से मेरा कंप्लीट हुआ। और जैसे सिविल सेवा का बोलते कम से कम लिमिट में अधिक से अधिक पढ़ना, उसी को रिवाइज करना। मैंने अपने खुद के शॉर्ट नोट बनाए थे मेंस के लिए। गागर में सागर गॉगल, भरने। हाँ, क्योंकि 6 दिन में आप उतना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे और होता भी नहीं है। इसलिए मैंने अपने खुद के शॉर्ट नोट बनाए और डेली लाइब्रेरी में पढ़ना 8 से 9 घंटा स्टार्ट किया। ये मेरी रणनीति रही। आपका इंटरव्यू में कैसा अनुभव था, क्योंकि आप सेकेंड टाइम अपीयर हुए? जी कार्तिक जी, इंटरव्यू तो मेरे लिए दोनों ही बहुत डरावने रहे, क्योंकि हाल ही में 2024 का जो रिज़ल्ट आया वो इंटरव्यू मेरा उतना बेहतर नहीं गया था। क्योंकि मैं वहाँ डर गया था। पोस्ट कम थी इस बार 2024 में और थोड़ा इंटरव्यू भी नहीं, टफ जैसे हुआ। आपसे बातचीत में आपने बताया था कि आपके लिए बहुत डर वाला माहौल था। मैं हाँ, इंटरव्यू दे करके हाँ। आया और आपने बताया, आपके फादर से बात हुई जी, आपकी जी। कि इंटरव्यू पापा अच्छा नहीं गया जी, है। जी, मेरा इंटरव्यू अच्छा ही नहीं गया था। मैं जब बाहर निकला था इंटरव्यू से, मेरा दोस्त आया था लेने। मैंने चल भाई, इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास 2025 का मेंस था। तो फिर मैं इंटरव्यू देने के बाद घर आया तो पापा से बात की सब। तो पापा बोले कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, 2025 रखा अपने पास। उन्होंने मेरे को उत्साहित किया और बोले 2025 का मेंस लिखो अच्छे से और अगले बार इंटरव्यू की तैयारी करना, एक न एक दिन सफल हो गया। और कार्तिक जी, मेरा मानना ऐसा है कि मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, बस आपको धैर्य रखना पड़ता है। बहुत सुंदर विचार आपने व्यक्त किए योगेश जी। अब अंत में उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो सीमित संसाधनों में भी अपने सपने देखना चाह रहे हैं? जी, अभी जो अभ्यर्थी है, इंटरनेट के माध्यम से आप छोटी से छोटी चीज़ सर्च कर सकते हैं। बस आपको सही गाइडलाइन में तैयारी करना है, किसी भी भटकावे में ना आना। आज के समय में मोबाइल, इंटरनेट, बहुत सी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन होती है। अगर आप उससे निकल के अपना दृढ़ संकल्प बनाए कि मुझे पढ़ना है, ये मेरा टारगेट पूरा करना करना है, तो अवश्य ही कोई भी अभ्यर्थी इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं स्पोर्ट्स से निकल के एक प्रशासनिक अधिकारी बन सकता हूँ, तो एक जो अभ्यर्थी अच्छा पढ़ने वाला है वो तो बहुत कम समय में इसे प्राप्त कर सकता है। बहुत ही इंस्पिरेशनल बातें की आपने हमसे। धन्यवाद योगेश जी, युवाणी में आपने अपना समय दिया। हमें यकीन है कि आपकी कहानी युवाओं को नई दिशा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक जी। तो दोस्तों, ये थे योगेश वट्टी जी, जिनका हाल ही में MPPSC 2024 राज्य प्रशासनिक सेवा में CMO मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। एक खिलाड़ी और एक अधिकारी और एक प्रेरणा। ऐसे ही युवाओं से मिलवाते रहेंगे क्रम इनसे मिलिए में। दोस्तों, मैं था आपका अपना रेडियो फ्रेंड कार्तिक। लेते हैं आपसे इजाज़त। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी, नए किरदार के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए युवाओं का अपना मनपसंद कार्यक्रम युवाणी।